नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर आयशा मारवा अभी अपनी उन्हीं पुरानी यादों में होती हैं जब वो धनंजय की डायरी को पढ़ रही होती है, और जिसमें अब धनंजय आयशा मारवा से पूछता है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो, क्योंकि तुम हंसराज मारवा यानी कि मेरे भाई से शादी कर रही हो। धनंजय की यह बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है कि अगर मैं तुम्हें मना करूं तो क्या तुम अपने पापा को कहकर इस शादी को मना कर सकते हो। अब आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब धनंजय कहते हैं, वैसे तो दिल्ली में मेरे भाई से शादी करने के लिए ना जाने कितनी ही लड़कियां तैयार हैं, लेकिन तुम ये पहली लड़की हो जो मेरे भाई से शादी करना नहीं चाहती हो। अरे तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे भाई से शादी करने में खुश नहीं है। इसकी तो यही वजह हो सकती है कि फिर तो शायद तुम किसी और से प्यार करती हो, जिसकी वजह से ही तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती हो। धनंजय की ये बात सुनकर अब आयशा कहती है कि मैं कभी उससे भी शादी नहीं करने वाली थी जिससे मैंने प्यार किया था, और वैसे भी जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो वो तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते ही उस रिश्ते के बारे में सच पता चल गया। ये सुनते ही अब धनंजय हैरानी से अब आयशा को ही देखते हुए कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। कौन से रिश्ते की बात कर रही हो, कौन से झूठ की बात कर रही हो? क्या तुम मुझे सब साफ साफ बताओगी? ये सुनते ही अब आयशा ने कहा कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी मैं तो उसका असली नाम भी नहीं जानती थी, क्योंकि उस लड़के ने मुझसे झूठ बोला था। वो बहुत ही अमीर लड़का था और मैं बहुत ही गरीब, इसलिए उसने मुझसे अपनी असलियत छुपाई थी कि पता नहीं मैं उसके पैसों के लिए, क्या पता मैं उसके साथ झूठ का नाटक करूं प्यार करने का। इसी वजह से उसने मुझे अपना नाम गलत बताया, उसके बाद अपनी पहचान भी गलत बताई। मेरी माँ की कंडीशन के बारे में सब कुछ जानता था वो, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा, मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब आप ही बताइए कि कोई भी लड़की एक ऐसे शख्स के साथ कैसे अपनी जिंदगी बिता सकती है जो मेरे बारे में तो सब कुछ जानता था, लेकिन वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा। आयशा की ये बात सुनकर अब धनंजय आयशा से काफी इम्प्रेस हुआ और अब वो उससे कहता है, तुम अब सो जाओ, वैसे भी कल तुम्हें अपनी माँ से मिलने के लिए जाना है ना। धनंजय की ये बात सुनकर अब आयशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, तो वहीं धनंजय भी अब उसे वहां बाय गुड नाइट बोलकर वहां से उसके कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मारवा हाउस में बड़े ही चहल पहल थी। आयशा आज जल्दी से रेडी होकर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगती है कि तभी जैसे ही वो जाने वाली थी सुहासिनी मारवा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बेटा रुको। ये सुनते ही अब आयशा मारवा भी उनकी आवाज सुनकर रुक गई थी। वहीं आयशा के पास आते हुए अब सुहासिनी मारवा ने कहा, बेटा आज करवा चौथ है तो तुम भी व्रत रखोगी ना। अब आज सुहासिनी मारवा की ये बात सुनकर अब आयशा कहती है, लेकिन आंटी मेरी शादी अभी नहीं हुई है अभी तक, इसलिए मैं ये व्रत कैसे रख सकती हूँ। आयशा की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ ये पहले मैंने भी सोचा था कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है इसलिए तुम्हें 4 बजे नहीं जगाया, लेकिन देखो ना यहाँ पर हाई सोसाइटी की सारी ही लेडीज आने वाली हैं। अगर तुम ये करवा चौथ का व्रत रखोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर तुमने ये व्रत नहीं लगा तो वो पता नहीं कौन कौन सी 4 बातें बोलेंगी। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनकर अब आयशा कहती है, ठीक है, बात अगर आपकी रेपुटेशन की है आंटी तो मैं ये व्रत रख लूंगी, लेकिन प्लीज क्या अब मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरी माँ से हॉस्पिटल में मिलना है। आयशा की ये बात सुनकर अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ ठीक है जाओ, लेकिन हाँ टाइम से आ जाना,
क्योंकि जब तक यहाँ कथा वगैरह शुरू होएगी तब तक तुम्हें आना होगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें उसके बाद ही अपना व्रत खोलना होगा। ये सुनते ही आयशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो जल्दी से वहां से जाने लगती है, बिना ये ध्यान दिए कि उसका फोन अब वहीं टेबल पर ही छूट गया था। आयशा अब जल्दी से मारवा हाउस की गाड़ी में बैठकर इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तो वहीं घर में धनंजय अपनी माँ से मिलने के लिए आता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ रेवती को करवा चौथ के रिचुअल्स को समझा रही थी, क्योंकि रेवती के लिए ये सब एक अलग ही था, क्योंकि रेवती की परवरिश पेरिस में हुई थी और वो इंडिया के कल्चर को इतना भली भांति जानती नहीं थी। इससे पहले कि धनंजय अब अपनी माँ के पास जाता कि तभी उसके कानों में अब किसी के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जैसे ही अब वो उस आवाज की दिशा में देखता है और उसकी तरफ जाता है, तो वो वहां पर देखता है कि वहां पर टेबल पर एक फोन रखा हुआ बज रहा था। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि ये आयशा मारवा का ही फोन था, जो वो वहां सुहासिनी मारवा से बात करते टाइम वो वहीं टेबल पर रखकर ही भूल गई थी। धनंजय ने जब देखा कि ये किसका फोन है, तो उसे अपने ही हॉस्पिटल का नंबर उसमें शो हो रहा था। धनंजय पास में ही काम कर रहे अब सर्वेंट से कहता है कि ये फोन किसका है, क्योंकि क्या तुम जानते हो कि ये किसका फोन है, किसने यहाँ पर रखा है। उस फोन को देखकर अब उस सर्वेंट ने कहा, सर ये फोन शायद आयशा मैडम का ही होगा, क्योंकि ऐसा फोन तो मैंने उन्हीं के पास ही देखा है, क्योंकि अभी वही यहाँ से सुहासिनी मैडम से भी बात कर रही थी और शायद इसीलिए वो ही यहाँ पर भूल कर गई होगी। उस सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब धनंजय ने पूछा कि फिर आयशा कहाँ है अगर उसका फोन यहाँ पर है तो। इस सवाल पर अब वो सर्वेंट कहता है कि वो शायद अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई होगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुहासिनी मैडम से ये सब कहते हुए सुना था जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था। उस सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब धनंजय ने कहा कि ठीक है, फिर तुम माँ से कहना कि मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। ये सुनते ही वो सर्वेंट अब कहता है, सर आप चाय नाश्ता तो कर लीजिए। सर्वेंट की ये बात सुनकर अब धनंजय जवाब देता है, वे कहता है, नहीं मैं बाद में कर लूंगा, मैं बस अभी आया। और फिर धनंजय भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर अब वो भी लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया भी शावर लेकर नाश्ता करने जाने ही वाले थे कि तभी उनका फोन अब बजने लगता है। करण जब अपना फोन देखते हैं तो ये फोन उसके फोन पर स्वाति मल्होत्रा का फोन आ रहा था। अपने फोन को उठाने के बाद जब करण गुलेरिया हेलो कहते हैं तो सामने से अब स्वाति की मल्होत्रा की आवाज आती है कि आज रात तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। ये सुनते ही अब करण ने कहा, क्यों तुम्हारे पापा मान गए क्या? ये कहते हुए ही अब सामने से करण को आवाज आती है, अरे नहीं तुम भूल गए ना, मुझे पक्का पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। अरे आज करवा चौथ है और इससे पहले कि तुम कोई भी बहाना बनाओ मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम मुझे यहाँ मेरे घर में मेरे सामने चाहिए, और वो भी रात को, क्योंकि जब मैं अपना व्रत खोलूंगी तो तुम मुझे यहीं पर चाहिए। ये सुनते ही अब करण ने कहा, अरे तुम अपने पापा को तो जानते ही हो ना स्वाति, फिर भी तुम ये ऐसी कंडीशन कैसे लगा रही हो। अब करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति ने कहा, क्या हुआ मिस्टर करण गुलेरिया, डर गए क्या तुम यहाँ आने से डरते हो या मेरे पापा से डरते हो? ये सुनते ही अब करण ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अब स्वाति जो कि करण की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए स्वाति की बातों को सुनकर अब करण के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए अब वो भी कह देते हैं, हाँ फिर ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना, और वैसे भी मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। ये सुनते ही अब स्वाति भी कहती है, आर यू श्योर, क्या तुम रख पाओगे? अब स्वाति की ये बात सुनते ही करण ने कहा, हाँ 100% श्योर। करण यहाँ अब स्वाति से बात कर ही रहा था कि वहीं आयशा अब तक अपनी माँ के वार्ड में पहुंच गई थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर अब आयशा की आंखों में एकदम से ही आंसू बहने लग गए थे, लेकिन अब वो खुद के आंसुओं को पोंछते हुए, अब खुद को संभालते हुए ही अब आयशा अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है और फिर अब वो उनके पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेती है। कुछ ही देर के बाद ऐसे ही बैठने के बाद अब वो देखती है कि उसकी माँ अपनी आंखें अब धीरे धीरे खोल रही है।
अपनी माँ को इस तरह से आंखें खोलता हुआ देखकर अब आयशा कहती है कि माँ मैंने उस फ्लैट को खरीद लिया है जिस फ्लैट को आपने घर बनाने की कोशिश की थी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब वो औरत कहती है, इतने पैसे कहाँ से आए आयशा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। आयशा मुझे सच सच बताना, कहीं फिर से तुमने कार रेसिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं किया है ना? कहो खाओ मेरी कसम कि तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि आयशा की माँ को हमेशा से ही उसकी कार रेसिंग पसंद नहीं थी, क्योंकि आयशा जिस तरह से तेज स्पीड में कार चलाती थी उसकी माँ को हमेशा से ही डर रहता था कि कहीं आयशा के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब आयशा अपनी फिंगर को क्रॉस करती है और फिर वो अपनी माँ से कहती है, अरे नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, आपकी कसम मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हाँ, ये डिवोर्स पेपर भी मैं लेकर आई हूँ, आपके पति से साइन कर दिया, आपके पति ने इन पर साइन कर दिया है। ये सुनते ही अब उसकी माँ ने कहा कि सच सच बताओ, मुझे इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तो उस घटिया इंसान ने बहुत सारे ही पैसे मांगे थे ना। अपनी माँ के इतने सवाल पर अब आयशा खामोश हो जाती है। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब उसकी माँ आयशा से कहती है, तुमने कहीं उस लड़के से तो पैसे नहीं लिए हैं ना जिससे तुम शादी कर रही हो? क्या मेरी बीमारी इतनी बड़ी हो गई कि मेरी खुददार बेटी को किसी और के सामने अब झुकना पड़ रहा है? क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या सच में तुमने वैसा किया है? देखो आयशा, इसमें तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मुझे मेरे इलाज के लिए या फिर मुझे खुश देखने के लिए तुम किसी भी ऐसे लड़के से शादी करो जिससे तुम्हें अपनी खुददारी को एक साइड में रखना पड़े, क्योंकि ऐसे तुम पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाओगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब आयशा कुछ पल के लिए बिल्कुल ही चुप हो जाती है, लेकिन अब कुछ पल चुप रहने के बाद अब वो कहती है, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा मत सोचो। यहाँ आयशा अपनी माँ से बात कर ही रही थी तो वहीं अब तक धनंजय पीरामल भी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे पूछता है कि यहाँ पर मिशे आयशा की माँ किस वार्ड में है। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर वो टॉप फ्लोर पर स्पेशल वार्ड में एडमिट है। ये सुनते ही अब धनंजय उसे थैंक यू बोलकर अब वहां से एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वहां पहुंचकर अब वो टॉप फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। कुछ देर की वॉकिंग के बाद अब धनंजय उस टॉप फ्लोर पर आ पहुंचता है और फिर अब वो वहां पर आने के बाद अब वो स्पेशल वार्ड की तरफ जाने लगता है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो उस वार्ड तक पहुंच जाता है और फिर अब वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। आवाज सुनकर अब आयशा अपनी माँ से कहती है, मैं देखती हूँ माँ, शायद कोई नर्स होगी या फिर डॉक्टर होगा। और फिर अब वो अपनी जगह से उठकर अब दरवाजे के पास आकर उसे खोल देती है तो सामने धनंजय को देखकर अब वो हैरानी से पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आयशा के इस सवाल पर अब धनंजय उसे कहता है, आप ये फोन भूल गई थी मारवा हाउस में, इसलिए मैं बस आपको ये फोन देने के लिए आया था। ये धनंजय से की ये बात सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, ओ थैंक यू। और अब आयशा अब धनंजय से अपना फोन लेकर अब आयशा कहती है, इट्स ओके, या कुछ और भी काम था? ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा, क्या आप मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाना चाहेंगी? क्योंकि अगर जब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मैं अब तुम्हारी माँ से भी मिलना चाहता हूँ। अब कैसी तबीयत है उनकी? धनंजय की ये बात सुनते ही अब आयशा ने कहा कि ठीक है, फिर आप अंदर आ जाइए। और उसके बाद आयशा अब अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है तो वहीं धनंजय भी अब उसके पीछे पीछे आ जाता है और अब वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आंटी कैसी हैं आप, कैसी तबीयत है अब आपकी? सामने एक खट्टे खट्टे शख्स को देखकर अब आयशा की माँ उसे अब अपने पास आने के लिए कहती है और वो अब यही कहती है कि तुम हो क्या वो शख्स जिससे मेरी बेटी शादी करने वाली है? एक हाथ से अब वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ करती है और अब दूसरे हाथ से वो धनंजय पीरामल का हाथ पकड़कर अब दोनों को ही ढेर सारा आशीर्वाद देती है। इससे पहले कि आयशा और धनंजय दोनों ही उनकी इस गलतफहमी को दूर करते, उससे पहले ही वहां पर मेडिसिन्स की वजह से अब आयशा की माँ एक गहरी नींद में अचानक से ही चली जाती है, क्योंकि उन्होंने उसके दोनों के सिर पर हाथ तो रख दिया था लेकिन अब अचानक से उनकी आंखें बंद हो जाती है।
आयशा अब धनंजय को अपनी माँ के किए के लिए सॉरी कहती है कि मेरी माँ ने आपको कोई और ही समझ लिया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसमें माँ की कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि मैंने अभी तक माँ को उनका फोटो नहीं दिखाया है। आयशा की ये बात सुनकर अब धनंजय कहता है नो 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 इट्स ओके, गलती तो किसी से भी हो जाती है। वैसे आप घर जा रही हैं तो मैं आपको घर छोड़ दूँ? धनंजय की ये बात सुनकर अब आयशा कहती हैं अरे नहीं नहीं, मुझे तो कहीं और जाना है, और फिर वो उसे अब बाय बोलकर वहां से चली जाती है। यहाँ धनंजय अब आयशा को जाते हुए बस देख ही रहा था कि तभी अब उसके फोन की रिंगटोन बजने लगती है। जब धनंजय ने अपने फोन की रिंगटोन को सुना तो अब वो अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकालता है और देखता है कि करण गुलेरिया उसे फोन कर रहा था। अपना फोन उठाने के बाद अब धनंजय कहता है हाँ बोलो करण। तो सामने से अब उसे आवाज आती है तुम इस वक्त जहाँ कहीं पर भी हो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम बस जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंच जाओ। ये कहते हुए ही इससे पहले कि धनंजय करण से अब कुछ भी पूछता तभी करण गुलेरिया अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वहीं अभी धनंजय एकदम एक गहरी सोच में चला गया था कि आखिर क्या हो गया है जो करण इस तरह से हड़बड़ाया हुआ था, जो उसने मेरी बात सुने बिना ही मेरा फोन काट दिया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो बस यही सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर अब एक मैसेज की रिंगटोन सुनाई देती है। उस मैसेज की नोटिफिकेशन को देखकर जब वो अपने फोन की स्क्रीन को देखता है तो ये एक रेस्टोरेंट की लोकेशन थी। धनंजय भी अब बिना वक्त गवाए जल्दी से अब लाइफ केयर हॉस्पिटल से निकलकर अब अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो अब गाड़ी को करण की बताई हुई लोकेशन की तरफ लेकर चला जाता है। कुछ ही देर के सफर के बाद जब धनंजय उस रेस्टोरेंट के पास आ जाता है और फिर अब वहां पर आने के बाद वो अपनी गाड़ी को एक साइड पार्क करने के बाद अब वो रेस्टोरेंट के अंदर बड़ी ही हड़बड़ाहट से जाता है क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों करण ने उसे ऐसे बुलाया है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि करण और राजीव दोनों ही वहां पर एक टेबल पर साथ में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। धनंजय अब जल्दी से दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं तुमसे कोई भी बात करूंगा। धनंजय की ये बात सुनकर अब राजीव और करण दोनों ही अब उसे मना करते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, आज हम दोनों का ही फास्ट है तो इसलिए तुम भी हमारे साथ कुछ भी नहीं खाओगे पियोगे। अब दोनों ही भाइयों की ये बात सुनते ही अब धनंजय ने कहा मैं तुम दोनों की बातें नहीं मानने वाला हूँ, मैं कोई फास्ट नहीं रखने वाला हूँ यार, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए प्लीज एटलीस्ट मुझे अब तो कुछ खाने दो। ये सुनते ही अब करण कहता है कि तो अभी कुछ भी मत खाओ और मुझे आइडिया दो कि अब हम क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा अरे कैसा आइडिया दूं, पहले मुझे बात तो बताओ, और वैसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए अब राजीव कहता है कि स्वाति ने इसे एक चैलेंज किया है कि आज रात करण को मल्होत्रा हाउस में जाना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि आज उसने इसके लिए व्रत किया है और करण वहां जाकर ही स्वाति मल्होत्रा का व्रत खुलवाएंगे। इसलिए हमें बस इसके बारे में सॉल्यूशन लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है फिर, करण को अगर वहां पर जाकर स्वाति का व्रत खुलवाना है तो ये वहां पर जाकर चला क्यों नहीं जाता, अब तक ये यहाँ पर कर क्या रहा है। इस बात पर अब राजीव धनंजय से कहता है प्रॉब्लम है ना मिस्टर यशवंत मल्होत्रा। अब राजीव के मुंह से यशवंत मल्होत्रा का नाम सुनते ही अब धनंजय ने कहा अरे बेवकूफो, आज उनकी वाइफ ने भी तो फास्ट रखा होगा ना, तो जब वो अपनी वाइफ के साथ बिजी होंगे तो करण तब तुम जाकर स्वाति का व्रत खुलवा देना, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है कि वो जब अपनी वाइफ का व्रत खुलवाने में बिजी होंगे तब तुम आसानी से मल्होत्रा हाउस जा सकते हो। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहता है अरे वाह यार, ये हुई ना बात, इसीलिए तो हमने तुम्हें बुलाया था। चलो अब हमें जल्दी से मल्होत्रा हाउस पर नजर रखनी होगी कि कब वो वहां पर यशवंत मल्होत्रा बिजी होंगे और कब मैं स्वाति के कमरे में जा सकता हूँ। अब ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा अरे पहले कुछ खा लेने दो ना यार, मुझे तो सच में बहुत ही भूख लगी है, कसम से आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और
बिना खाए तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो चक्कर ही आ जाएंगे। बिना बात के तुम दोनों के चक्कर में यहाँ पर मैं मारा जाऊंगा। मैं कोई फास्ट वास्ट नहीं रखने वाला हूँ। सुबह से अब तक तो मैं इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि मैं कहीं बिजी था, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हुआ था कि एटलीस्ट यहाँ आकर तो मैं अपना मनपसंद खाना खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो मोस्टली लोगों ने फास्ट रखा हुआ है, इसलिए मुझे अकेला खाना अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुनते ही अब राजीव और करण दोनों ही अब उसे वहां से जबरदस्ती उठाकर कहते हैं, अब चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वहां पर बेचारा धनंजय खाना खाने के लिए उन्हें कह रहा था, लेकिन इन दोनों भाइयों ने जबरदस्ती, एक साइड से करण ने तो एक साइड से राजीव ने उसके हाथ को पकड़ा और वो दोनों ही उसे ऐसे ही गाड़ी तक घसीटते हुए ले गए। और फिर वो तीनों ही अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अब मल्होत्रा हाउस की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ धनंजय अब गाड़ी में बैठकर कहता है, मैं अपनी गाड़ी के पास जाकर कहता है कि मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ। ये सुनते ही अब करण ने कहा, डोंट वरी, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ ना तो आज का डिनर मेरी तरफ से, और हम यहीं पर आकर ही सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए अपनी गाड़ी को यहीं पर ही रहने दो और अभी हमारे साथ चलो। कुछ ही देर में अब राजीव भी गाड़ी को मल्होत्रा हाउस की तरफ ले जाने लगता है। वहां पर राजीव जहां पर ड्राइव कर रहा था तो करण और धनंजय वहां पर गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। कुछ ही देर में अब वो तीनों ही मल्होत्रा हाउस के बाहर आ गए थे और यहाँ पर अब धनंजय वहां पर बैठकर अब दूरबीन से ही मल्होत्रा हाउस पर नजर रखे हुए था कि कब वो लोग चांद देखने के लिए ऊपर आएंगे, तब करण वहां पर मल्होत्रा हाउस में आसानी से एंटर कर सकता था। कुछ ही देर में वहां पर अंधेरा हो गया था कि तभी अब धनंजय ने देखा कि मिस्टर यशवंत मल्होत्रा अब अपनी वाइफ के साथ टेरेस पर आए हुए थे, क्योंकि अब चांद निकल चुका था, इसलिए उनकी वाइफ को भी अब अपना बर्थ खोलना था, इसलिए वो चांद देखने के लिए ऊपर आए थे। उन्हें वहां पर टेरेस पर देखकर अब धनंजय करण से कहता है, करण अब तुम्हारे पास चांस है, अब तुम जल्दी से जाओ इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगाने वाले हैं, इसलिए इतने ही समय में तुम्हें जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा। उसके बाद धनंजय और राजीव उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। करण भी अब अपने डर को मिटाकर अब पीछे के रास्ते से अब मल्होत्रा हाउस आ गया था और अब वो स्वाति मल्होत्रा के रूम के नीचे ही खड़ा था। अभी वो यही सोच रहा था कि अब वो ऊपर जाए तो कैसे जाए, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था कि तभी अब उसे एक पाइप नजर आता है, इसलिए अब करण के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो वैसे तो स्वाति मल्होत्रा के कमरे तक नहीं जा पाएगा, लेकिन वो पाइप के सहारे से ऐसा कर सकता है। इसलिए अब वो पाइप का सहारा लेता है और जैसे तैसे करके बड़ी ही मुश्किल से अब वो स्वाति मल्होत्रा की बालकनी में पहुंच जाता है। स्वाति भी यहाँ पर अपने रूम में करण के ही फोन का ही वेट कर रही थी कि तभी उसे अब एहसास होता है कि कोई उसके रूम की बालकनी में कोई है, क्योंकि उसे वहां पर कुछ गिरने की आवाज आती है कि कुछ गिरने की आहट सुनते ही अब स्वाति जब तेजी से बालकनी में गई तो वहां पर करण गुलेरिया को ऐसे देखकर तो अब एकदम से ही उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि करण गुलेरिया वहां पर छिपते छिपाते हुए पाइप से चढ़कर ऊपर आए थे, इसलिए करण गुलेरिया की हालत थोड़ी सी खराब हो रखी थी। स्वाति को ऐसे खुद पर हंसता हुआ देखकर अब करण कहता है कि अब हंसना बंद करो, तुम मेरी हालत देखो, अब जल्दी से करो जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि मुझे तुम्हारा व्रत खुलवाना था ना, और देखो चांद भी निकल चुका है, इसलिए जल्दी से तुम अपनी पूजा करो। ये सुनते ही अब स्वाति ने कहा, बस 2 मिनट रुको, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। स्वाति की ये बात सुनते ही अब स्वाति ये बात कहते ही अब जल्दी से अपने रूम में जाकर अब अपनी थाली जो कि उसने पहले से ही वहां पर तैयार कर रखी हुई थी उसको लेकर आती है और अब वो चांद की पूजा करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे हुए धनंजय के दिमाग में अब एक बात आती है। वो यहाँ पर धनंजय के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, इसलिए वो आइडिया को इसलिए अपने उस आइडिया को शेयर करने के लिए अब वो राजीव से कहता है, राजीव मेरे क्यों ना एक शरारत करें, क्योंकि ऐसे तो इतने सिंपल तरीके से तो मजा नहीं आ रहा है। ये सुनते ही अब राजीव ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, अब मुझे साफ साफ कहो कौन सी शैतानी की बात कर रहे हो। अब धनंजय अपने दिमाग में आए हुए प्लान को अब राजीव के कान में कहने लगता है
और अब दोनों के ही चेहरे में पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब तक राजीव भी पूरी तरह से समझ गया था कि धनंजय का प्लान क्या था। राजीव उससे कहता है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सिम कार्ड है, तुम रुको, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही देर में अब राजीव ने वो एक्स्ट्रा सिम कार्ड को अब अपने फोन में डाल लिया। उसके बाद अब वो उस एक्स्ट्रा नंबर से अब वो मिस्टर यशवंत मल्होत्रा को कॉल लगा देता है। धनंजय इधर अब राजीव से कहता है, अबे रुमाल रख फोन पर, वरना तुम्हारी आवाज से तुम पकड़े जाओगे कि तुम कौन बोल रहे हो। धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव जल्दी से अब अपने फोन पर के स्पीकर के आगे अब अपना रुमाल रखता है। और वहीं दूसरी तरफ अब तक यशवंत मल्होत्रा स्वाति की माँ के साथ उनका व्रत खुलवा रहे थे कि तभी उनका फोन की रिंग बजने लगती है। और अब वो अपनी पत्नी से कहते हैं, मेरा जितना काम था वो पूरी तरह से हो गया है, इसलिए मुझे अब अपने फोन को उठाना है। ये सुनते ही अब स्वाति की माँ भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। और वहीं अब यशवंत मल्होत्रा भी अपना फोन उठाकर अब सीधे ही कहते हैं, हेलो, कौन बोल रहे हो। तो यशवंत के ये फोन उठाते ही अब सामने से उन्हें आवाज आती है, आई एम योर वेल विशर। देखिए, मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस वक्त आपकी बेटी के रूम में करण गुलेरिया हैं, आपको अपनी बेटी को बचाना चाहिए। इतना कहने के बाद अब राजीव जल्दी से उस फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो उस फोन से उस सिम को जल्दी से निकाल देते हैं, इससे पहले कि यशवंत उस फोन पर दोबारा से कॉल करता। तो वहीं दूसरी तरफ अब वहां पर यशवंत मल्होत्रा भी हेलो हेलो ही करते रह जाते हैं। और वो कहते हैं कि आखिर तुम बोल क्यों कौन रहे हो, लेकिन उससे पहले ही फोन तो डिस्कनेक्ट हो चुका था। और अब वो जल्दी से अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम खाना निकालो, मैं बस अभी आता हूँ। क्योंकि वो पहले श्योर होना चाहते थे कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है वो सच भी है या नहीं। वो अभी अपनी वाइफ से स्वाति के बारे में कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद अब वो तेज कदमों से स्वाति के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहां दूसरी तरफ अब तक करण और स्वाति दोनों ने ही अभी एक दूसरे को पानी पिलाकर एक दूसरे का फास्ट खुलवा दिया था, क्योंकि अब तक उन दोनों की भी पूजा हो चुकी थी। अब स्वाति करण से कहती है, तुम यहीं रुको करण, मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए ही स्वाति अब जा ही रही थी कि तभी अब करण ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर ऐसे ही रुको स्वाति, मेरे मन को तो भर जाने दो, क्योंकि अगर मैं ये परीक्षा इतनी पास कर आया हूँ, मैंने तुम्हारे चैलेंज को पूरा किया है, तो उसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए ना। इसलिए वो अभी स्वाति को ऐसे ही अपनी बाहों में कुछ देर तक हक करके भरे रहना चाहता था। अब करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति ने कहा, वो तो कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा मन कभी भरेगा ही नहीं, इसलिए अभी मुझे छोड़ो। यहाँ स्वाति अब करण की बाहों में थी कि तभी अब उसके कानों में उसके पापा की आवाज आती है, जो कि अभी दरवाजे को नॉक कर रहे थे। और दरवाजे को नॉक करते हुए वो अब स्वाति से भी पूछ रहे थे, स्वाति तुम ठीक तो हो ना बेटा, दरवाजा खोलो। अपने पापा की इस हड़बड़ाती हुई आवाज को सुनकर अब स्वाति और करण अब दोनों ही एकदम से ही हड़बड़ा जाते हैं कि पापा इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। स्वाति अब एकदम से हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि करण तुम्हें अभी के अभी जाना होगा। स्वाति तुम ऐसा करो, अभी तो तुम कैसे ही जाओगे, इसलिए तुम ऐसा करो, अभी बाथरूम में छुप जाओ, जल्दी जाओ, इससे पहले कि पापा यहाँ पर आ जाएं। ये सुनते ही अब करण भी जल्दी से स्वाति के बाथरूम के अंदर चला जाता है। तो यहाँ खुद को संभालते हुए अब स्वाति पहले अपने आप को नॉर्मल करती है, ताकि उसके पिताजी को उस पर किसी भी तरह का शक ना हो। खुद को नॉर्मल करने के बाद अब वो अपने रूम के दरवाजे को खोल देती है। तो सामने अब वो अपने पापा को देखकर अब वो कहती है, क्या हुआ है पापा, अब आप यहाँ। ये सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं कि तुम्हारे अलावा कौन है इस कमरे में। अपने पापा की ये बात सुनकर स्वाति जो अब तक नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, अब वो थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन अब फिर भी वो अपने टोन को नॉर्मल करते हुए कहती है, कोई भी तो नहीं है ना पापा, मैं तो बस अकेली ही हूँ। स्वाति की ये बात सुनकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम चलो खाना खा लो, मुझे तुम्हारे रूम की साफ सफाई करानी है। वो क्या है ना कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे रूम में एक बड़ा सा चूहा घुस गया है, मैं बस उसे ही निकाल कर बाहर आता हूँ। अपने पापा की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है पापा यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि मेरे कमरे में तो कोई चूहा नहीं है। स्वाति से बात करते हुए अब यशवंत मल्होत्रा
उसके रूम में चारों तरफ देख रहे थे और अब वो स्वाति से कहते हैं, तुम तो यहाँ हो तो फिर मुझे ये बताओ स्वाति के बाथरूम की लाइट क्यों जल रही है। अब अपने पापा की ये बात सुनते ही अब स्वाति एक पल के लिए एकदम से ही हैरान हो जाती है और साथ के साथ अब ये कहते ही यशवंत मल्होत्रा भी बाथरूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देते हैं। वह जैसे ही वो बाथरूम के पास जाते हैं तो वो अब अचानक से एकदम से अब रुक जाते हैं और कहते हैं, मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। उसे रूम में आए हुए अनजाने मेहमान चले जाते हैं। अब तक स्वाति के रूम में यहाँ पर शीला, किशन और उनकी माँ भी वहां पर आ गई थी। ये सब देखकर तो अब स्वाति को करण के ऊपर अब तरस आ रहा था, क्योंकि इस बार तो वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके पापा करण के ऊपर ऐसा कौन सा नया एक्सपेरिमेंट करने वाले थे और उसके बाद पता नहीं करण का क्या ही हाल होता। यहाँ भी यशवंत मल्होत्रा अब जल्दी से स्वाति के रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर स्वाति के रूम में अभी सभी एक दूसरे के चेहरे को ही देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यशवंत आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट लेने के लिए चले गए हैं।